तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका। उम्मीद है कि बढ़िया होगे और तैयारी चल रही होगी। अब तो सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग ब्लूम का वर्गीकरण करने को देखने जा रहे हैं कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ठीक है। और इससे ये मान के चलिए एक क्वेश्चन मिनिमम या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा सीटेट और यूपी टेट, स्टेट टेट, सारे टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लूम से क्वेश्चन एक आना ही आना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लूम के बारे में जान लेते हैं कि ब्लूम थे कौन। तो जो बीएस ब्लूम थे, ये सीधी सी बात है, अगर इन्होंने साइकोलॉजी में कई काम किया है तो ये साइकोलॉजिस्ट ही होंगे। तो साइकोलॉजिस्ट ये कहाँ के थे? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ब्लूम जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और इनकी जो बुक है वो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो भी ब्लूम टैक्सोनॉमी है। तो जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी इनका सिद्धांत है, तो हम सिद्धांत से इनकी बुक को भी बहुत आराम से याद कर सकते हैं कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ये जो बुक इनकी आई थी 1956 में आई थी। हालांकि सन याद रखने की हमको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक का नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी इसी बुक में इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ एजुकेशन, कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन जो होती है वो क्या होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो होता है, उसी को एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने 3 डोमेन बताए थे हमको सीखने के। ये सीखने के 3 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है, जिसको हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। ये हमारा रिलेटेड होता है हमारे हेड से। दूसरा हमारा अफेक्टिव डोमेन होता है, जिसको हम भावात्मक पक्ष कहते हैं, और ये रिलेटेड होता है हमारा हार्ट से। और तीसरा हमारा साइकोमोटर डोमेन होता है, जो क्रियात्मक पक्ष जिसको कहते हैं, और ये रिलेटेड होता है हमारा हैंड से। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्लूम ने हमको 3H के बारे में बताया था। 3H कौन कौन से हो गए? हेड हो गया, हार्ट हो गया और हैंड हो गया। बात वही है कि देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मानसिक विकास कह सकते हो, संज्ञानात्मक विकास कह सकते हो, लेकिन ब्लूम ने इसके लिए जो स्पेशल नाम दिया वो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष दिया, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन का जो रिलेशन है वो हमारा शारीरिक विकास से भी है, इसको फिजिकल डेवलपमेंट से भी जोड़ के देख सकते हैं हम लोग। लेकिन इन्होंने जो स्पेसिफिक नाम दिए वो हमारे क्या दिए, वो ये था। और बाकी 3H की बात हमारे महात्मा गांधी जी भी करते हैं। उन्होंने भी 3H की बात की थी कि हैंड, हेड और हार्ट, ये 3H महात्मा गांधी ने भी बात की थी, और ब्लूम ने भी इन्हीं 3H के बारे में बात की है। इन 3H के बारे में किस किस तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई थी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन में। तो कॉग्निटिव डोमेन में देखो, इससे पहले हम लोगों ने ब्लूम को पढ़ा है, तो हम लोग पिरामिड बना के ब्लूम को पढ़ते थे, है ना। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पिरामिड बना के पढ़ते थे कि नीचे एक पक्ष होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ये इसके लेवल होते हैं, ठीक। तो जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो क्या होती है? नॉलेज होता है। नॉलेज को इन्होंने सबसे निचले स्तर पे रखा है कि सबसे कम जो चीज़ होती है वो इम्पॉर्टेंस जो होता है वो नॉलेज का होता है। जब बच्चे में ज्ञान आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो जब ज्ञान आ जाएगा किसी चीज़ के बारे में, अभी बच्चे ने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी, उसको यही नहीं पता है कि ये है क्या, तो सबसे पहले वो इसके बारे में ज्ञान अर्जित करेगा कि ये चिड़िया है, ठीक। फिर उसकी समझ डेवलप होगी कि अच्छा, चिड़िया इस तरीके से काम करती है, चिड़िया इस तरीके से उड़ती है, चिड़िया के पंख होते हैं। तो सबसे पहला स्तर होता है ज्ञान, ज्ञान के बाद में समझ, समझ के बाद में अब अगर यही चीज़ हम किसी मैथ के सवाल की बात करें, तो सबसे पहले बच्चे को संख्याओं का ज्ञान होगा, फिर उसकी समझ डेवलप होगी कि अच्छा, 1 का मतलब ये होता है, 2 का मतलब ये होता है, फिर वो उसका अनुप्रयोग करना शुरू करेगा। तो क्या क्या 3 चीज़ें हो गई? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग। उसके बाद में विश्लेषण होता है। विश्लेषण क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ करके देखना, किसी चीज़ को तोड़ करके देखना। और संश्लेषण क्या होता है? जोड़ करके देखना, ठीक। तो सबसे पहले बच्चे में ज्ञान आएगा, ज्ञान के बाद में समझ आएगी, समझ के बाद में अनुप्रयोग आएगा, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर का होता है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर किस चीज़ को माना गया है, या समझ का, ज्ञान का, बोध का, या बच्चे के विकास का जो सबसे उच्च स्तर होता है वो क्या होता है? मूल्यांकन होता है। और सबसे निम्न स्तर क्या होता है? वो ज्ञान होता है, ठीक। और ये नीचे से ऊपर इस तरीके से चलता है कि सरल से कठिन की तरफ चल रहा हो, ठीक। तो ये इनका हो जाता है ज्ञानात्मक पक्ष। अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में फिर से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले आता है ज्ञान। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान जो रिलेटेड होता है वो हमारा मेमोरी से होता है। मेमोरी से मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉल कर पाना। रिकॉल कर पाने का मतलब क्या होता है कि दोबारा से दी हुई चीज़ को याद कर पाना। याद करने का मतलब यहाँ पे रटने से नहीं है, याद करने का मतलब यहाँ पे रिकॉल करने से है, कि वो बच्चा उस चीज़ को वापस से अपना दोहरा सके, जो चीज़ें, जो घटनाएं उसके साथ में पास्ट में हुई हो, उन चीज़ों को वापस से वो याद कर सके। ये हमारा किस में आ जाता है? ज्ञान में आ जाता है, ठीक।
रटना या केवल जानकारी प्राप्त करना, याद करना। ठीक। फिर टीचर ने कहा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बच्चे ने बता दिया न्यू दिल्ली, क्योंकि ये रटा हुआ आंसर है। इसके लिए बच्चे को ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग का यूज़ करना पड़े या कुछ को खोज करनी पड़े कि वो पूरे इंडिया में टहल के आएगा तब बता पाएगा, है ना। तो ये बंद उत्तर वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उनका जो आंसर होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है या नॉलेज बेस्ड होता है। ठीक है। ज्ञान के बाद में हमारा बोध या समझ आती है, कॉम्प्रिहेंशन जिस चीज़ को कहते हैं। अब इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों के मीनिंग को समझ पाता है सही तरीके से। और इसी स्तर पे ये होता है कि अगर हम बच्चे से एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, एक्सप्लेनिंग फैक्ट इन योर ओन वर्ड्स, तो बच्चा फैक्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है। जैसे अब बच्चों से हम पूछे कि भूकंप की परिभाषा एक बार हमने बच्चे को बता दी, उसके बाद में हम बच्चे से पूछते हैं कि आप बताइए कि अच्छा बताओ ये क्या होता है, तो इसमें बच्चे का दिमाग थोड़ा सा काम करता है। बाकी ज्ञान वाले स्तर में बच्चे का दिमाग एक्टिवली काम नहीं करता है, वो डाटा को अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है सिर्फ। ठीक है। बोध के बाद में अनुप्रयोग आता है। अनुप्रयोग में क्या होता है कि अब यहाँ पे बच्चा यूज करने लगता है अपने ज्ञान का, कि जैसे हमने बच्चे को कोई चीज़ सिखा दी, कैलकुलेटर पे हमने उसको कैलकुलेटिंग सिखा दी, तो अब कभी मान लो उससे कुछ जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो वो कैलकुलेटर का यूज कर पाएगा। तो यूज़ कर पाना अपने ज्ञान का वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा अनुप्रयोग हो जाता है। ठीक है। जैसे हमने बच्चे को पहले पढ़ाया कि अमोनिया गैस क्या होती है, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने उसको अमोनिया का फार्मूला बताया, फिर अमोनिया की मेकिंग प्रोसेस उसको बताई। उसके बाद में जब हम उसको लैब में ले गए तो हमने उससे कहा कि ठीक है, जिस तरीके से आपको बताया गया था कि अमोनिया गैस बनती है, आप उसको बनाइए। तो ये अनुप्रयोग हो जाता है कि जो भी उसने नॉलेज गेन किया है उस चीज़ को यूज़ कर पाना अपनी रियल लाइफ में। फिर अनुप्रयोग के बाद में आता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, चीज़ों को तोड़ करके देखना। तोड़ करके देखना इन द सेंस ऑफ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारी बड़े पार्ट में है ना, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे बड़े पार्ट में है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके देख पाना। जैसे एक हमने बच्चे को पंखा दिखाया तो अभी उसको यही लग रहा है कि पूरा पंखा चल रहा है, लेकिन जब वो विश्लेषण के स्तर पे पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा कि पंखे में जो पंख होते हैं वो अटैच होते हैं मोटर के साथ में, और पंखे का मोटर घूम रहा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी किसको मिल रही होती है, पंखे के मोटर को मिल रही होती है। तो ये होता है ज्ञान का विश्लेषण, कि मतलब पंखे के हिस्सों को अलग अलग करके अध्ययन करना। वो अपने नॉलेज को ब्रेक कर सकता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये हो जाता है विश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण के बाद हमारा संश्लेषण आता है, और संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस या फिर चीज़ों को जोड़ करके देखना। अगर हम बच्चे को कोई एक क्वेश्चन देते हैं और उसमें वो सारी चीज़ों को अलग अलग हमने उसको डाटा दे रखा है, उस डाटे को एक साथ मिला करके प्रोसेस करना, ये हमारा क्या हो जाता है, ये संश्लेषण हो जाता है। ठीक। विश्लेषण का अपोजिट होता है संश्लेषण। ठीक है। और इसके बाद में हमारा क्या आता है, इसके बाद में हमारा मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन, बच्चा जब खुद का मूल्यांकन करता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है उसका जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन होता है कि बच्चा खुद से मूल्यांकन कर पाए। खुद से मूल्यांकन कर पाए का मतलब ये होता है कि उसने जो भी डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में या किसी चीज़ में भी उसने डिसीजन लिए हैं, उसमें वो खुद ये चीज़ सोच पाए कि हाँ ये सही आ रहा है आंसर हमारा या गलत आ रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मूल्यांकन बोलते हैं। और ये जो हमारा है ये विकास का, ब्लूम के हिसाब से विकास का उच्चतम स्तर है। निम्नतम स्तर क्या होता है, निम्नतम स्तर होता है ज्ञान, और उच्चतम स्तर क्या होता है, मूल्यांकन, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो जो भावात्मक पक्ष के बारे में ब्लूम ने बताया था वो क्या क्या बताया था, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि ब्लूम ने बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, सबसे पहले तो ये होता है जो भावनाएं होती हैं उनका आग्रहण या अधिग्रहण, रिसीविंग, कि एक बच्चा पहले भावनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है। भावनाओं को ग्रहण करता है, उसके बाद में जो भावनाएं वो ग्रहण करता है उस पर वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक। उसके बाद में क्या आ जाता है, रिस्पॉन्स या अनुक्रिया। ठीक। उसके बाद में वो उसका अनुमूल्यन करना शुरू करता है। अनुमूल्यन मतलब वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है कि हाँ ठीक है, ये जो हमारा जो भी हमने प्रतिक्रिया दी है ये अच्छी है या गलत है, इस तरीके से उसको वैल्यूइंग करना शुरू कर देता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की भावना आने लगती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसने जो वैल्यू दे रखी है अपने इमोशंस को, कि मेरे लिए कौन सा इमोशन सही है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम ज़्यादा सही है, कौन सा काम कम सही है, इन सारे काम को ऑर्गेनाइज करना, कि जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको पहले करना और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको इसके बाद में करना। इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये वैल्यूइंग के बाद में आता है। उसके बाद में जब वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे यही सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर में डेवलप होने लगती हैं। तो इनका वो क्या करने लगता है, कैरेक्टराइजेशन या चारित्रीकरण। इट बिकम्स योर परमानेंट नेचर। ठीक। तो जब परमानेंट नेचर बन जाता है उसी को हमको क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्रियात्मक पक्ष के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई थी।
अच्छा, क्रियात्मक पक्ष से पहले एक बात मैं बता दूं कि देखो ये जो नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो उसकी डिटेल भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। उसमें टेस्ट सीरीज़ में जो है अप्रॉक्स 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं और उसमें मॉक टेस्ट भी हैं 20-30 के आसपास, सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं, टॉपिक टेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, तो उसके डिटेल भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो साइकोमोटर डोमेन होता है वो किस तरीके से बच्चे का डेवलप होता है, उसमें देखो सबसे पहले तो बच्चे के अंदर स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजना, किसी काम को करने की इच्छा, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर किसी काम के लिए उत्तेजित नहीं है, उत्तेजित मतलब स्टिमुलेट नहीं है, उसके अंदर इच्छा नहीं है काम करने की, तो वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले उत्तेजना आती है। उत्तेजना के बाद में वो कार्य करना शुरू करता है, वो कार्य करना शुरू करता है और जब वो कार्य करना शुरू करता है तब धीरे धीरे उस कार्य के ऊपर उसका नियंत्रण होता है। जब उस कार्य पे उसका नियंत्रण हो जाता है तब वो बाकी कार्यों के साथ में उसका समायोजन करना सीखता है कि कौन से कार्य हमको करने हैं, कौन से कार्य हमें किस तरीके से करने हैं या किस तरीके से नहीं करने हैं। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो सबसे पहले उसको साइकिल चलाने की इच्छा डेवलप हुई होगी कि हाँ मैं भी साइकिल सीख लूँ, फिर वो साइकिल सीखना शुरू करता है, फिर वो धीरे से साइकिल पर नियंत्रण करना शुरू करता है। उसके बाद में क्या आता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अलग अलग कामों के बीच में समायोजन, खुद का और काम का समायोजन नहीं, अलग अलग कामों के बीच में समायोजन की। फिर जब साइकिल चलाना वो सीख जाता है, उस पर उसका कंट्रोल हो जाता है, तब क्या होता है, वो साइकिल चलाते समय अब दूसरे बच्चे से बात भी कर सकता है। पड़ोस पे एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ये भी साइकिल चला रहा है, तो आपस में बात कर रहा है तो कर सकता है, ये समायोजन होने लगता है। फिर समायोजन के बाद में क्या होता है कि नेचुरलाइजेशन हो जाता है, स्वाभाविकरण, कि हमको जब साइकिल चलाना सीखी थी तब हमको याद रखना होता था कि सामने कोई आएगा तो ब्रेक ऐसे दबानी है, इस हाथ पे ब्रेक है, इस हाथ से ब्रेक दबानी है। लेकिन जब वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हमको बिल्कुल वो दिमाग को एक्टिव तरीके से जोर दिए बिना हम वो काम कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसको हम लोग स्वाभाविकरण बोल देते हैं। स्वाभाविकरण के बाद में उसी चीज़ की हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक। तो ये इन्होंने बताया था हमारा क्रियात्मक पक्ष के बारे में। क्रियात्मक पक्ष के बाद में अब आप समझिए कि इनके इसका संशोधन कब हुआ था। तो 2001 में क्या हुआ कि इन्होंने ये जो हमारा ये 6 स्तर का दे रखा था, जिसमें हमने बताया था ना कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इसमें ऊपर के 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया था कि इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट कर दिया था और सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया गया था, ठीक। ब्लूम ने जो बताया था ये हमारी नाउन फॉर्म में बताया था और इसको कर दिया था वर्ब फॉर्म में। किसने कर दिया था, जो हमारे एंडरसन एंड क्रैथवोल थे, ये दो मनोवैज्ञानिक थे, 2001 में इसको चेंज कर दिया था। इसमें जो हमारा सुधार हुआ था वो 2001 में हुआ था। एंडरसन याद रखना, क्रैथवोल याद रखना, बाकी ये 1956 में ब्लूम ने सिद्धांत दिया, ये अगर नहीं भी याद रहता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो संशोधन 2001 में हुआ था ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद में एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई थी, ठीक है। नॉलेज बताया था। नॉलेज में क्या होता है कि बच्चा हमारा परिभाषा बता सकता है, नाम बता सकता है जो भी उसने रट रखा था। कॉम्प्रिहेंशन या बोध का जो स्तर होता है उसमें बच्चा व्याख्या कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। एप्लीकेशन या अनुप्रयोग में बच्चा क्या क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है, प्रयोग करने लगता है। अनुप्रयोग का मतलब भी होता है प्रयोग करना। एनालिसिस का मतलब होता है, मैंने बताया ना, तोड़ के देखना। तो तोड़ के देखने में बच्चा क्या कर सकता है, 2 चीज़ों में अंतर कर सकता है, तुलना कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो ये CS ब्लूम ने किया, BS ब्लूम ने किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है ना। तो हमने बताया कि उच्चतम स्तर क्या होता है, मूल्यांकन होता है, ठीक है। आगे कि इसमें देखो इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा ब्लूम का मुख्य पक्ष नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन डोमेन्स बाय ब्लूम। तो इन्होंने ज्ञानात्मक भी बताया था, भावात्मक भी बताया था, क्रियात्मक भी बताया था। इन्होंने सोशल से कुछ भी लेना देना इनका नहीं था, ठीक है। तो ब्लूम का वर्गीकरण हमारा इतना ही है। और बाकी आप एक चीज़ पूरा रिवीजन करने के लिए आप इस पेज से पूरा देख सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में इन्होंने दी थी। 3 पक्ष बताए थे, एक हमारा कॉग्निटिव बताया था, साइकोमोटर बताया था और अफेक्टिव बताया था। रिवीजन इसका कब हुआ, 2001 में रिवाइज हुआ था इसका, ठीक है। बस ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। और बाकी आपको नोट्स अगर चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ये PPT जिनसे मैं पढ़ाता हूँ ये भी आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, बाकी और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।